हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास है सीपीयू की पार्ट 6 नंबर की क्लास है, जिसमें इससे पहले की 5 क्लासेज हम कर चुके हैं। और जो ये जो क्लास है ये है पार्ट 6। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 126 से आगे के, जिसमें 126 से लेके आगे के 150 तक के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्लास के शेड्यूल है। लेकिन इसमें क्वेश्चन शायद 143 के समथिंग या 145 के समथिंग क्वेश्चन ही है। तो ये जब भी आप सीपीयू के एग्जाम हो तो उससे पहले आप ये पूरे पीवाई के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी तरीके से जो सीजीएल की क्वेश्चन है वो ईडीएम फ्रेजेस के वो अलग से शो कर रखे 24 से लेके 21 तक के पूरे पीवाई के एनालिसिस आप देख सकते हो। आप सीजीएल का देख सकते हो, सीएचएसएल का देख सकते हो। और इसके बाद में जो कल से जो स्टार्ट होगा वो होगा एमटीएस का। तो एमटीएस की पीवाई क्यू आप देख सकते हो इंग्लिश के की कौन कौन से इंग्लिश के पीवाई क्यू पूछा हुआ है। तो अभी जो हम टॉपिक ले रखे हैं वो ले रखे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो जो ईडियम फ्रेजेज है इसमें हमने सीजीएल के पीवाई क्यू देख लिए, सीएचएसएल के देख लिए। ये सारी क्लासेज पड़ी हुई है अपने चैनल पे। और हम अब सीपीयू के भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट जो वो है एमटीएस। तो नेक्स्ट ये होगा कल परसों से। तो जो इनसे रिलेटेड नोट्स है वो आप जो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए आप हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है वो भी इंस्टाग्राम में दी हुई है, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे मैं क्लास का शेड्यूल डाल देता हूँ एक दिन पहले ही, 1 से 2 दिन पहले ही कि क्लास कब होगी। तो अब अभी स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो हमारा पैटर्न तो आप जानते हो कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम पहले क्वेश्चंस को एडीएम्स को लर्न करते हैं, फिर उसके बाद में उनके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारे आज की क्वेश्चंस है जो कि 143 क्वेश्चंस है। तो अब इनको इनको पहले लर्न कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ब्लैंक। तो पॉइंट ब्लैंक का मीनिंग क्या होगा? तो जो हमारा फर्स्ट ईडीएम है पॉइंट ब्लैंक, तो पॉइंट ब्लैंक का मीनिंग होता है शॉर्ट फ्रॉम अप क्लोज, यानी किसी चीज को बहुत ही एग्जैक्ट शूट करना। जैसे कि पॉइंट ब्लैंक शूट, ये जो शूट नहीं होते कि हम जो गन से शूट करते हैं, तो पॉइंट ब्लैंक पे शूट करते हैं, यानी एग्जैक्ट उसके जो टारगेट है उसके एग्जैक्ट जहाँ पे चाहते हैं ना वहीं पे शूट करते हैं उसको। तो शॉट फ्रॉम अप क्लोज यानी उसके बहुत पास में शूट करते हैं, जो टारगेट है उसके पास में, मतलब पॉइंट ब्लैंक से शूट करते हैं। ये पॉइंट ब्लैंक शूट आप मूवीज में सुना होगा, उसके अलावा तो डेली लाइफ में इसका ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि ये आर्मी वाले तो इसको जानते हैं, उनके तो रूटीन में रहता है वर्ड, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके रूटीन में नहीं रहता। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है, तो पॉइंट ब्लैंक का मीनिंग क्या हो गया? पॉइंट ब्लैंक का मीनिंग हो गया शॉट फ्रॉम अप क्लोज। शॉट फ्रॉम अप क्लोज का मीनिंग हो गया कि किसी के पॉइंट ब्लैंक पे शूट करना। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मीनिंग हो गया गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन। तो गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मीनिंग हो गया गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन। तो गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मीनिंग हो गया गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन। तो गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मीनिंग हो गया गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन।
इसका मीनिंग हो गया गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन, यानी किसी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से किसी का व्यवहार है, तो वो हो गया गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर। आई वॉज वरीड दैट दे वुड नॉट लाइक ईच अदर बट इन फैक्ट दे आर गेटिंग ऑन लाइक हाउस ऑन फायर। यानी कि जो एग्जाम्पल वो है कि मुझे लगा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उन दोनों ने तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किए उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को। सो फार सो गुड, तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है सो फार सो गुड। तो सो फार सो गुड है, तो इसका मीनिंग हो गया थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। तो इसका जो हिंदी में जो मुहावरा वो ये है कि दूर के डूंगर वो दूर के डूंगर दूर से सुहावने लगते हैं। यानी कि जो दूर की चीजें होती है वो दूर से अच्छी लगती है, जब हम उनके पास में जाते हैं तो उनकी रियलिटी पता लगती है, तो हमें वो चीजें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, या फिर उनकी वास्तविकता में पता लगती है तो हम सोचते हैं कि ये चीजें दूर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी है नहीं। तो सो फार सो गुड का मीनिंग हो गया थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, यानी जो चीजें हैं वो दूर से सही दिखती है लेकिन वो होती नहीं है इतनी सही। जैसे कि जो बॉलीवुड की लाइफ है वो बाहर से तो बहुत ज्यादा वो लगती है, लेकिन अंदर उसमें भी उतना स्ट्रेस वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं वो उतनी डिफिकल्टीज उसमें भी है। सो फार सो गुड का मीनिंग हो गया थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। तो थिंग्स आर गोइंग सो वेल का मीनिंग क्या हो गया, वो सो फार सो गुड का मीनिंग हो गया थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। तो सो फार सो गुड का मीनिंग क्या हो गया, सो फार सो गुड का मीनिंग हो गया थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो ये है कि इट हैज़ बीन सो फार सो गुड विद द colleagues and I hope it stays that way। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है हैंग इन देयर। तो हैंग इन देयर का मीनिंग क्या होगा, हैंग का मीनिंग होता है लटकाना या अटकना किसी चीज में। तो हैंग इन देयर का मीनिंग हो गया टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी हैंग इन देयर यानी कोई कहीं पे अटक चुका है या फंस चुका है या लटक चुका है। तो टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो हैंग इन देयर का मीनिंग हो गया टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो हैंग इन देयर इसका मीनिंग क्या हो गया, हैंग इन देयर का मीनिंग हो गया टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हैंग इन देयर का मीनिंग हो गया टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वी नो यू आर वरीड बट हैंग इन देयर द पुलिस विल फाइंड आउट हु डिड दिस। अब जो नेक्स्ट इडियम वो है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यानी कोई चीज हर जगह हो रही हो वो होती है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर है इसका मीनिंग हो गया हैपनिंग इन ए लॉट ऑफ प्लेसेज और टू लॉट ऑफ पीपुल, यानी ऐसी कोई चीज जो बहुत सारी जगह पे हो रही है या बहुत सारे लोगों को हो रही है। जैसे कि जो कोरोना था वो लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह हो रहा था कि मान लो कि ये कंट्री है, तो इसमें जो कोरोना था वो इसके लेफ्ट में भी हो रहा था, इसके राइट में भी हो रहा था, इसके सेंटर में भी हो रहा था, कि हर जगह पे हो रहा था। जो कोरोना फैल चुका था वो वर्ल्ड में भी इसी तरीके से फैला हुआ था वो। तो ये इसका मीनिंग हो गया लेफ्ट राइट एंड सेंटर का, कि हैपनिंग इन बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे लोगों को हो रहा है, कुछ चीज हो रही है। लेफ्ट राइट एंड सेंटर का मीनिंग हो गया हैपनिंग इन ए लॉट ऑफ प्लेसेज और टू ए लॉट ऑफ पीपल। प्रियंका हैज बीन स्पेंडिंग मनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो एग्जांपल ये है कि प्रियंका है जो उसने मनी अपनी स्पेंड की है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यानी हर हर तरफ उसने अपनी मनी सेंड की है, जैसे कि हेल्थ पे, ट्रेवल पे, स्टडीज पे, पेरेंट्स पे। तो उसकी जो इनकम है वो स्पेंडिंग चारों तरफ हुई है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। टू बीट ए रिट्रीट, तो जो नेक्स्ट ईडीएम है तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर का मीनिंग हो गया हैपनिंग इन ए लॉट ऑफ प्लेसेस और टू ए लॉट ऑफ पीपल। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है टू बीट ए रिट्रीट। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है टू लिव ए सिचुएशन, टू बीट ए रिट्रीट।
ये थोड़ा अनकॉमन ईडीएम है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये थोड़ा अनकॉमन है, पॉइंट ब्लैंक। बाकी तो ये ऐसे है कि आप उनको थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे है। हैंग इन देयर, ये भी थोड़ा इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मीडियम क्वालिटी का ये तो टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग हो गया टू लीव ए सिचुएशन। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग क्या हो गया? टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग हो गया टू लीव ए सिचुएशन। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग हो गया टू लीव ए सिचुएशन। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग क्या हो गया? टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग हो गया टू लीव ए सिचुएशन। जो नेक्स्ट इडियम है वो है सेट असाइड। तो सेट असाइड का मीनिंग हो गया किसी चीज को इग्नोर करना या सेट असाइड। तो सेट असाइड का जो मीनिंग है वो है डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड। तो सेट असाइड का मीनिंग क्या हो गया? तो सेट असाइड का मीनिंग हो गया डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड। तो जो सेट असाइड है, सेट असाइड का मीनिंग हो गया डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड। तो सेट असाइड का मीनिंग हो गया डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड। तो सेट असाइड का मीनिंग क्या हो गया? सेट असाइड का मीनिंग हो गया डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड। सेट असाइड का मीनिंग हो गया डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है बी हार्ड हिट। यानी किसी चीज का इफेक्ट हुआ है, वो हार्ड हुआ है किसी चीज पे, यानी बी हार्ड हिट, यानी किसी का हार्ड प्रभाव पड़ा, हिट हुआ है किसी पे। तो बी हार्ड हिट का मीनिंग हो गया सिविर सिविर ओ सिवियरली अफेक्टेड बाई समथिंग अनप्लीजेंट। यानी कोई दुखद चीजों से कोई ज्यादा ही अफेक्टिव हुआ गया। तो द सीसाइड टाउन वाज हार्ड हिट बाय स्टॉर्म दिस ईयर। यानी जो सीसाइड टाउन है वो स्टॉर्म की वजह से हार्ड हिट हुआ है, यानी उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। सिवियरली अफेक्टेड का मीनिंग होता है, सिवियरली का मतलब होता है तो डेडली या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो सिवियरली अफेक्टेड का मीनिंग हो गया बी हार्ड हिट। बी हार्ड हिट का मीनिंग हो गया सिवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है पेड फ्लैंग विजिट। तो पेड फ्लैंग विजिट का मीनिंग क्या होगा? पेड फ्लैंग विजिट का मीनिंग होगा टुक ए क्विक ट्रिप। तो पेड फ्लैंग विजिट का मीनिंग क्या होगा? पेड फ्लैंग विजिट का मीनिंग होगा टुक ए क्विक ट्रिप। पेड फ्लैंग विजिट टुक। हाँ, तो अगर इसको देखें तो ये ऐसे है कि जैसे पेड फ्लैंग विजिट है, यानी आपने ऐसे विजिट किया है जैसे कि आप वहां से उड़ के निकल गए हो, या आपने बहुत कम टाइम स्पेंड किया वहां पे जो विजिट है उसमें। तो इसका मीनिंग हो गया कि टुक ए क्विक ट्रिप, यानी एक छोटी ट्रिप या फास्ट ट्रिप। ट्रिप यानी ए फास्ट ट्रिप फॉर समवन। तो पेड फ्लैंग विजिट का मीनिंग हो गया टुक ए क्विक ट्रिप, यानी उसने क्विक ट्रिप लिया है। तो पेड फ्लैंग विजिट का मीनिंग हो गया टुक ए क्विक ट्रिप। तो टुक ए क्विक ट्रिप का मीनिंग हो गया पेड फ्लाइंग विजिट। तो अब जो ईडीएम है हमारा वो है एज गुड एज गोल्ड। नेक्स्ट ईडीएम है जो है एज गुड एज गोल्ड। तो एज गुड एज गोल्ड का मीनिंग क्या हो गया? एज गुड एज गोल्ड का मीनिंग हो गया ए पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड। तो एज गुड एज गोल्ड यानी कोई गोल्ड की तरह अच्छा हो। ए पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड। तो पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड का इडियम क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि कोई पर्सन है जो ओबीडियंट और वेल बिहेव्ड। इसका मीनिंग हो गया एज गुड एज गोल्ड। तो जो एज गुड एज गोल्ड इसका मीनिंग हो गया a person who is obedient and well behaved। तो शीला हैज बीन एज गुड एज गोल्ड ऑल मॉर्निंग। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है कैम अप विथ। तो कैम अप विथ का मीनिंग क्या हो गया? तो कैम अप विथ का मीनिंग हो गया टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। कैम अप विथ।
तो कैम अप विद का मीनिंग क्या हो गया? कैम अप विद का मीनिंग हो गया टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया, ये किसी आइडिया के साथ में आना, या किसी सजेशन या कोई प्लान या आइडिया के साथ में आना। तो कैम अप विद मीन्स का मीनिंग हो गया, कैम अप विद का मीनिंग हो गया सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। तो कैम अप विद का मीनिंग हो गया सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है सॉल्यूशन 137 है, और जो ईडीएम है वो है द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, द सन इज शाइनिंग while it rains। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, द सन इज शाइनिंग while it rains। ओके, तो ये जो है, ये जो इंग्लिश जो कल्चर है या जो वेस्टर्न कल्चर है उसका कोई प्रचलित ईडीएम है, फेमस ईडीएम है। तो इसका मीनिंग है कि द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, यानी ये तब वहां पे बोला जाता है जब द सन इज शाइनिंग while it rains, जब रैन होती रहती है तो जो सन है वो शाइनिंग करता रहे। जैसे कि जब ये टाइम होता है ना कि कभी कभी रैन भी होती रहती है और बारिश भी होती रहती है। तो जो हमारे लोकल में है, राजस्थान में जो जयपुर के आसपास का लोकल का एरिया है, वहाँ पे ये बोला जाता है, मैं क्या जयपुर से हूँ, जयपुर के जस्ट 15 किलोमीटर पास में मैं गाँव में रहा। तो जो वहाँ पे बोला जाता है कि आज नेवले की शादी हो रही है, जब वो होता है ना, नहीं नहीं, सीआर सीआर, कि सीआर की शादी हो रही है, इस वजह से ये बारिश और धूप एक साथ में है, तो सीआर की शादी। वैसे तो हमारे इसको बोलते हैं कि सियाड़ का ब्याह हो रहा है, सियाड़ का ब्याह। अगर हमारे ढूंढड़ी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में इसमें देखे तो इसको सीआर को बोलते हैं सियाड़, और शादी को बोलते हैं ब्याह। तो सियाड़ का ब्याह या सियार की शादी, ये हो गया कि द सन इज शाइनिंग while it rains, सियाड़ का ब्याह। ये समझ में आ गया ना, सियाड़ का ब्याह क्या होता है? ये वैसे ले भी नहीं है, ये इसमें वैसे होता है अड़ा। तो सियाड़ का ब्याह। तो द डेविल इज बेटिंग हिज वाइफ का मीनिंग हो गया द सन इज शाइनिंग while it rains। आप तो ये याद रख लो, सियाड़ का ब्याह अपने इंडिया में जो पढ़ाई रखेंगे ना लोकली कि जब द रेन इज शाइनिंग, लेकिन एग्जाम में ये पूछेगा द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, द सन इज शाइनिंग while it rains। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है कॉल ऑन। तो कॉल ऑन का मीनिंग हो गया टू विजिट। तो जो ईडीएम है वो हो गया कॉल ऑन। तो कॉल ऑन का मीनिंग क्या हो गया? कॉल ऑन का मीनिंग हो गया टू विजिट। तो कॉल ऑन जो ईडीएम है इसका मीनिंग क्या हो गया? कॉल ऑन का मीनिंग हो गया टू विजिट। माई फ्रेंड सूरज इज ऑलवेज हेल्पफुल इफ आई नीड टू कॉल ऑन हिम। तो कॉल ऑन का मीनिंग हो गया कि टू विजिट। तो कॉल ऑन का मीनिंग क्या हो गया? कॉल ऑन का मीनिंग हो गया टू विजिट। कॉल ऑन का मीनिंग टू विजिट। स्पीक वंस माइंड। तो स्पीक वंस माइंड जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है, स्पीक वंस माइंड। तो स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली। टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेन, स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया कि जो किसी के थॉट्स हो उसको प्लेनली, या जो उसकी थॉट्स है प्लेनली उनकी आवाज़। स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया द वॉइस ऑफ वंस थॉट्स प्लेनली, यानी किसी की थॉट्स की वॉइस। तो स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली। तो स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली। तो द मीनिंग ऑफ स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया
To voice one's thoughts plainly. The meaning of the meaning of this idiom is speak one's mind. This means to voice one's thoughts plainly. Speak one's mind का this the meaning of speak one's mind idiom is to voice one's thoughts plainly. The meaning of speak one's mind idiom is to voice one's thoughts plainly. Now the next idiom is green from ear to ear. The next idiom is green from ear to ear. So the green from ear to ear meaning is to smile a lot because of happiness. Green from ear to ear meaning is to smile a lot because of happiness. Green from ear to ear. Green from ear to ear का meaning हो गया they smile a lot because of happiness. Green from ear to ear idiom meaning is to smile a lot because of happiness. Green from ear to ear idiom meaning is the meaning of green from ear to ear is to smile a lot because of happiness. To smile a lot because of happiness. If someone smiles a lot for happiness, that idiom is green from ear to ear. They smile for happiness. Yeah, smile a lot for happiness. That idiom is green from ear to ear. Now we will see next idiom. The idiom is no like the back of one's hand. No like the back of one's hand. No like the back of one's hand. The next now the next idiom is no like the back of one's hand. The meaning of this idiom is to have completely knowledge about something. The idiom is know the like one's back end. This idiom meaning is to have detailed knowledge of something. If I will if I explain this in English or in Hindi, know like the back of one's hand इसका मीनिंग हो गया टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग. जैसे कि जो ईडीएम है वो ये है कि हमारे जो हाथ का बैग है हैंड का जो बैग है उसको हम जितने अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो हमारे सामने ही रहता है. जो हाथ का फ्रंट और बैक की साइड है वो हमारे सामने रहती है. तो जो इसका मीनिंग हो गया कि टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ की हमारे पास डिटेल नॉलेज हो वो हो गया नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड यानी किसी के हाथ का बैक हैंड. राइज टू द ओशन तो ग्रीन फ्रॉम एयर टू एयर स्पीक वंस माइंड कॉलोन. तो इसमें जो थोड़ा अनकॉमनली यूज या जिसका इजीली आप वो आंसर नहीं निकाल सकते वो इडियम है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर क्योंकि जो ईयर टू ईयर है इसका स्माइल से कहीं कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है. तो इसलिए इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. बाकी तो आप ऐसे है कि आप उनका आंसर निकाल सकते हो. राइज टू द ओशन तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है राइज टू द ओशन. तो राइज टू द ओशन का मीनिंग क्या हो गया. द मीनिंग ऑफ राइज टू द ओशन इडियम इज so you can deal with a situation successfully. The meaning of the idiom is so you can so you can deal with a situation successfully. Rise the ocean idiom meaning is so you can deal with a situation successfully. Rise to the ocean idiom meaning is so you can deal with a situation successfully. Rise to the ocean idiom meaning is so you can deal with a situation successfully. So you can
so you can deal with a situation successfully. Rise the ocean idiom meaning is so you can deal with the situation successfully. यानी राइज टू द ओशन है, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग होगा सो यू कैन डील विथ ए सिचुएशन सक्सेसफुली, यानी आपको ये दिखाना है कि आप किसी सिचुएशन के साथ में सक्सेसफुली डील कर सकते हो। तो उसका मीनिंग हो गया राइज द ओशन। अब जो नेक्स्ट ईडियम, नाउ आई विल सी, वी विल सी नेक्स्ट ईडियम, किक अप ए रो। द नेक्स्ट ईडियम इज किक अप ए रो। किक अप ए रो का रो मीन्स, kick up a row means cause a disturbance. तो kick up a row means cause a disturbance. Next idiom is kick up a row. kick up a row का मीनिंग हो गया cause a disturbance. तो cause a disturbance है kick up a row, इसका मीनिंग अगर वैसे आप समझो तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे कि मान लो कोई लाइन है, तो उस लाइन को आप बिगाड़ देते हो या उस पे किक मार देते हो तो लाइन बिगड़ जाती है। तो इसका मीनिंग हो गया कि आप जो पहले कोई चीज बैलेंस में थी उसको आप बिगाड़ देते हो, कॉज डिस्टरबेंस, यानी आपने डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। तो किक अप ए रो का मीनिंग क्या हो गया? किक अप ए रो का मीनिंग हो गया कॉज ए डिस्टरबेंस। द agitated crowd will be going to kick up a row if the government does not come to a consensus। किक अप ए रो का मीनिंग क्या हो गया? किक अप ए रो का मीनिंग हो गया कॉज ए डिस्टरबेंस। तो जो आज की क्लास है इसमें यही ईडियम्स है, ये भी अनकॉमनली यूज ईडियम है। किक अप ए रो, इसका मीनिंग निकाल सकते हो राइज टू द ओशन, ये अनकॉमनली। इन दोनों को तो आप डेफिनेटली अपनी जो नोटबुक है उसमें अलग से लिख सकते हो रिवीजन करने के लिए। किक अप ए रो का मीनिंग तो आप फिर भी समझ सकते हो कि एक रो है उसको किक अप कर दिया यानी उसको बिगाड़ दिया, तो कोज डिस्टर्बेंस इसका मीनिंग हो गया। तो आज की क्लास है इसमें इतने क्वेश्चन है 143, और यहीं पे सीपीयू की जो क्लास है वो सीपीयू की पीवाईक्यू है वो खत्म होते हैं। तो अब हम देखते हैं इनकी क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेकोइट, यानी जो डेकोट, द डेकोइट वाज शॉट फ्रॉम अप ए क्लोज बाय द पुलिस ऑफिसर। कि जो डाकू है, जो डेकोट, ये क्या बोलते हैं इसको, डेकोइट है, ये अपने जो डाकू वर्ड है इंडिया में इसी से ये वर्ड बना है, इंग्लिश का जो वर्ड है ये। इसके अलावा जो डकैती है इसी से डकैती वर्ड भी होता है इंग्लिश में, तो वो भी जो हमारे यहाँ से इंडिया से ही उसका ओरिजिन हुआ है। तो द डेकोइट वाज शॉट फ्रॉम अप ए क्लोज बाय द पुलिस ऑफिसर। जो फर्स्ट है, तो इसमें जो सेंटेंस है वो तो इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है ईडीएम का, तो शॉर्ट फ्रॉम अप क्लोज, शॉर्ट फ्रॉम अप क्लोज, तो शॉर्ट फ्रॉम अप क्लोज का मीनिंग हो गया यानी किसी को पॉइंट ब्लैंक से शूट करना। तो जो पॉइंट ब्लैंक ईडीएम है ये हो गया शॉर्ट अप, शॉर्ट फ्रॉम अप क्लोज। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है, आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, जैसे कि आप वीडियो देखो तब। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, तो गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मीनिंग हो गया, तो इसमें ईडीएम दे रखा है और उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, तो इसका मीनिंग हो गया कि पहले तो हम किसी को बहुत ज्यादा समझ ले या उसके साथ में हो जाए या उसके साथ में सामंजस्य बिठा ले अपना। गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विद वन, यानी किसी के साथ हम बहुत अच्छे हो। तो गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर का मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली वेल विथ समवन, यानी किसी के साथ बहुत ज्यादा। तो ये ऐसा है कि इस पे थोड़ा फोकस देना पड़ेगा। तो इसमें तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि शॉर्ट फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक, ये तो रिलेशन इसमें थोड़ा बहुत ये सुना हुआ भी है, लेकिन गेट ऑन लाइक ऑन फायर, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट अपोजिट है। क्योंकि फायर वगैरह ये किसी वोलेंट चीज के लिए यूज में होता है, जबकि इसमें जो एक्सट्रीमली वेल विथ समवन इसका आंसर है। तो अब हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फार सो गुड। तो ये तो कॉमनली यूज है कि दूर के डूंगर दूर से ही सुहावने लगते हैं। तो थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, यानी चीजें हमें दूर से अच्छी लगती है, जब उनके पास में जाते हैं तो उनकी रियलिटी पता चलती है। जैसे कि तुम्हारा कोई खास रिलेशनशिप हो, तो उसमें आपको, या रिलेशन हो उसमें आप दूर से तो उसके बारे में सोचते हैं कि ये बढ़िया पर्सन है, लेकिन जब उसके साथ रहते हो, उसके साथ कुछ टाइम बिताते हो, तो आपको लगता है कि ये दूर से ही उतना अच्छा था जितना कि है नहीं रियल में। तो जो नेक्स्ट इडियम है, हैंग इन देयर। तो हैंग इन देयर का मीनिंग क्या होगा? हैंग इन देयर का मीनिंग होगा यानी किसी चीज में फंस जाना, टू स्टक इन समथिंग, टू परसिस्ट इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। टू परसिस्ट इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया हैंग इन देयर का मीनिंग। तो हैंग इन देयर का मीनिंग क्या हो गया? हैंग इन देयर का मीनिंग हो गया टू परसिस्ट इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड टू बीट ए रिट्रीट, ये हो गए हमारे दो इडियम। तो आप अपना आंसर कमेंट में लिख दो। तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर का मीनिंग हो गया एवरीवेयर, हैपनिंग एवरीवेयर। तो हैपनिंग इन ए लॉट ऑफ प्लेसेस एंड ए लॉट ऑफ पीपल्स। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू बीट ए रिट्रीट। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग क्या होगा? टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग होगा टू मेक ए सिचुएशन। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग होगा टू लीव ए सिचुएशन। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग हो गया टू लीव ए सिचुएशन। टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग क्या हो गया? टू बीट ए रिट्रीट का मीनिंग हो गया टू लीव ए सिचुएशन। द जजमेंट वाज रिजेक्टेड बाय द चीफ जस्टिस। तो जो इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसने रिजेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया चीफ जस्टिस ने। तो इसका मीनिंग हो गया, इसका इडियम हो गया सेट असाइड। तो सेट असाइड का मीनिंग हो गया कि किसी चीज को इनवैलिड घोषित करना, इनवैलिड डिसाइड करना। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है बी हार्ड हिट। बी हार्ड हिट का मीनिंग क्या होगा? तो जो बी हार्ड हिट है इसका मीनिंग होगा एक्सट्रीमली अफेक्टेड व सीवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट। तो बी हार्ड हिट हमारा इडियम है। तो बी हार्ड हिट का मीनिंग हो गया सीवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई टुक ए क्विक ट्रिप टू माई कजिन्स हाउस बिफोर गोइंग ऑन वेकेशन टू अफ्रीका। यानी क्विक ट्रिप का मीनिंग हो गया कि फ्लाइंग विजिट, यानी उसने अपने दोस्त के या उसके कजिन के घर पे क्विक ट्रिप की उसने। तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया क्विक ट्रिप। वो ईडीएम का मीनिंग हो गया। तो क्विक ट्रिप का मीनिंग होता है, वो ईडीएम होता है पर डे फ्लाइंग विजिट। तो पर डे फ्लाइंग विजिट का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया ए क्विक ट्रिप टू माई कजिन एज गुड एज गोल्ड, यानी ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड पर्सन। एज गुड एज गोल्ड का मीनिंग हो गया एज गुड एज गोल्ड का मीनिंग हो गया अ पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है शी ब्रोट न्यू आइडियाज फॉर द इनोवेशन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो ब्रोट न्यू आइडियाज इसका मीनिंग क्या होगा? ब्रोट न्यू आइडियाज इसका मीनिंग होगा कम अप विथ, कैम अप विथ। तो कैम अप विथ का मीनिंग हो गया। तो ये हो गया हमारा ईडीएम ब्रोट न्यू आइडियाज। तो ब्रोट न्यू आइडियाज जो हमारा सॉल्यूशन है, इसका ईडीएम क्या हो गया? इसका ईडीएम हो गया कैम अप विथ। तो कैम अप विथ का मीनिंग हो गया ब्रोट न्यू आइडियाज। जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है लुक द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। ये आपको तो मैं इस अपने मारवाड़ी में बता चुका हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो द डेविल इज बीटिंग हिज हाउस। तो डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ हाउस क्या? द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। तो इसका मीनिंग हो गया
द सन शाइनिंग वाइल द सन इज शाइनिंग वाइल इट्स रेन्स, जब रेन होती रहती है तब सन शाइन करता रहे। या मारवाड़ी में सुने तो सियाड़ का ब्याऊ ब्याऊ। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है कोलोन। तो कोलोन का मीनिंग होता है किसी को विजिट करना, या तो जो इडियम है वो है कोलोन। तो कोलोन का मीनिंग क्या हो गया? कोलोन का मीनिंग हो गया विजिट। कोलोन का मीनिंग हो गया विजिट। स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया, स्पीक वंस माइंड का मतलब मीनिंग हो गया थॉट से रिलेटेड है, कि किसी के माइंड से रिलेटेड है। और माइंड में क्या रहता है? थॉट्स। टू पुट वंस थॉट्स, द वॉइस ऑफ वंस थॉट्स प्लेनली। तो स्पीक वंस माइंड का मीनिंग हो गया टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग क्या हो गया? कि कोई बहुत ज्यादा लाफ करे, या मेक अ लॉट स्माइल, या कोई a lot of smile because of happiness। तो ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग हो गया टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, यानी किसी के हाथ के पिछले हिस्से, या जो पिछली हथेली है उसकी समथिंग, किसी चीज को जानना। तो टू वेल नोन समथिंग, या टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की डिटेल नॉलेज होना हमारे पास में। तो अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है राइज टू द ओशन। तो राइज टू द ओशन का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा, तो राइज टू द ओशन का मीनिंग होगा सो यू कैन डील विथ ए सिचुएशन सक्सेसफुली, यानी आपको दिखाना होगा कि आप किसी चीज का जिस सिचुएशन है उसको सक्सेसफुली डील कर सकते हो। तो किक अप है रो। तो जो नेक्स्ट ईडियम वो है किक अप है रो। तो मैक डिस्टरबेंस या कोज डिस्टरबेंस। तो कोज डिस्टरबेंस, तो किक है रो। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं अपनी क्लास को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। तो क्लास 5 एंड क्लास 6 की एक क्लास आपको कंबाइंड मिल जाएगी, दोनों क्लास को मैं कंबाइंड करके डाल दूंगा। उसके साथ में अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एमटीएस की, जिसमें एमटीएस के ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पीवाईक्यू देखेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पीवाईक्यू। तो जो सीपीयू की हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो सीपीयू कितने क्वेश्चन हो गए, तो सीपीयू की 6 क्लासेज हो गई। 125 क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्ट हो गए। तो 125 क्वेश्चंस का मीनिंग 125 ईडीएम्स। उसके साथ में जो अभी ये कितने थे 18 ईडीएम, ये 18 नहीं, ये 18 से ज़्यादा है, 143 तक है तो 7, हाँ तो 18 हो गए लगभग। तो ये टोटल कितने ईडीएम हो गए? ये हो गए 13 4 1, यानी 143 ईडीएम्स तो ये हो गए जो सीपीओ में करवा चुका हूँ मैं आपको, जो लर्न भी हो गया आपको। तो बाकी जो सीजीएल में है उसमें कितने ईडीएम करवा चुका हूँ? तो जो सीजीएल में ईडीएम्स है वो उसमें सीजीएल की 8 क्लासेज पड़ी हुई है। तो 8 क्लासेज में 25 × 8 इक्वल टू 200 क्वेश्चंस। तो 200 क्वेश्चंस सीजीएल के पड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो एमटीएस है, तो जो एमटीएस है वो एमटीएस क्या सीएचएसएल है, इसके भी वही क्लासेस पड़ी हुई है। तो उसके भी 150 से 200 क्वेश्चन इसके पड़े होंगे। तो अभी तक कितने ईडीएम हो गए?
200, 150, 200, 400, मतलब लगभग 500 ईडीएम प्लस हो गए। 500 प्लस ईडीएम्स, 500 प्लस ईडीएम्स हो चुके हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो 500 ईडीएम्स का मीनिंग हो गया कि आपके एक से दो क्वेश्चन तो एग्जैक्ट, आप जैसे कि किसी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ईडीएम्स के पूछ रहा है, तो उनमें से एक से दो क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल जाएंगे 500 ईडीएम्स में से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।